हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। रणवीर पेशे से तो वकील थे जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसीलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इसी कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय पर घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना यही थी। रणवीर की दिनचर्या बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था। बस उनकी आदत है, यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता। रणवीर का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था क्योंकि दो छोटे बेटे मोहन, सोहन और रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रणवीर का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रणवीर के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना। यह सब रणवीर की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रणवीर को सुनाता तो रणवीर का गुस्सा मोहन पर दुगना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रणवीर के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थीं, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रणवीर के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रणवीर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और रणवीर को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर रणवीर का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि रणवीर बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रणवीर ने बोए चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रणवीर ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है? अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रणवीर ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन झटपटाकर एक कोने में खड़ा हो गया। रणवीर ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंसें चराता है। अरे, कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे, तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझा। शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में रणवीर से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? अरे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप उसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आपने मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। रणवीर ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे, इसे अभागे को कौन ब्याएगा? अपनी बेटी, इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं।
रणवीर ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा। शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रणवीर ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हमें अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही इस धरती का बोझ। पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही न होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने रणवीर को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा न कर लिया तो। रणवीर ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम इस धरती का बोझ तो कम होगा। रणवीर की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो रणवीर ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया। जब अब रणवीर खेत पर गए, वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाकर्म, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रणवीर पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ रणवीर की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली और अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रणवीर वहां आकर अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू, आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू, हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। रणवीर से निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा। रोहन ने रणवीर को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले ले रहे हैं, बस वह यहाँ से घर बेचेंगे और वहाँ नया खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये ही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना और जब शहर पहुँच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन रणवीर को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहाँ से चल जाता है। आज इतने बड़े घर में रणवीर अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा ही सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद रह रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्स नजर आने लगा। वो मोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, काश आज मेरा अनपढ़ ही होता
तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मेरा मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है। जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और रणवीर को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही रणवीर शहर जाने की तैयारी कर ली और रणवीर ने रोहन को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक रणवीर वहां पहुंच गए और बैठकर रोहन का इंतजार करने लगे। तभी वहां रोहन आ गया और रणवीर के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। रणवीर ने रुपयों का बैग झटपट से रुपए मोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर रणवीर से कहा, बापू आप बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए देकर वहां से चला गया और रणवीर वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। रणवीर बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक नहीं आया। उसे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वहीं फोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रणवीर की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज लगाने लगा परंतु रोहन रणवीर को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रणवीर को नहीं थी, बिल्कुल भी न थी। अब रणवीर वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफी ढल चुका था। रणवीर के पास 100 रुपए थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। रणवीर बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।